Assalamualaikum everyone, hope so you all will be fine. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था। इसमें हमने जो पोल्यूटेंट्स थे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, ये सब हमने जो थे टॉपिक्स ये देखे थे। आज हम देखेंगे कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी उनकी जो प्रिवेंशंस हैं वो कैसे हो सकती हैं और उनके क्या मेथड्स हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So here is our first slide. Okay, the topic is purification of water. ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया वाटर पोल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि प्योरीफिकेशन जो है, अगर पोल्यूटेड है वाटर, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, रॉ वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल फॉरेन मटेरियल्स एंड मेक इट यूजेबल। कोई भी हमारे पास वाटर है, रॉ वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हम ट्रीटमेंट उस पर कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उसमें से सारे फॉरेन मटेरियल्स, जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो रिमूव हो जाएं और वो यूज़ करने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास एयरेशन। जैसे कि नेम से ही थोड़ा रिप्रेजेंट हो रहा है, एयर जो है पैसेज, ये प्रोसेस है एयरेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है, एयर इज़ पास्ड थ्रू वाटर, एयर पास करवाई जाती है, रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेस, फाउल स्मेलिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑर्गेनोसल्फर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ भी इस लाइक ये जो है, इन इस तरह की कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में है, तो उनको रिमूव करने के लिए वाटर में से एयर पास करवाई जाएगी। और ये जो एयर पैसेज करवाएंगे, इस पूरे प्रोसेस में जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वाटर में वो रिमूव हो जाएंगी। यूँ हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। Some organic materials are removed by passing water over activated carbon. Some of the जो है organic materials वो remove हो जाते हैं activated carbon से, अगर हम पास करवाएं वाटर को। बेसिकली इस प्रोसेस में ये है कि जैसे Fe2 पॉजिटिव है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, और इनसोल्यूबल FeOH थ्राइस जो है ये हमारे पास बना देगा ये कंपाउंड। और जब इनसोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, तो जो भी अगर इस तरह के मेटल्स हैं वाटर में, तो वो इस फॉर्म में इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ या कुछ भी कह लें, जो पीपीटीज़ हैं, वो बना देंगे, जिससे बाद में उनको वाटर से सेपरेट आउट करना इजी हो जाएगा। और यूँ हमारे पास जो हमारा वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो प्योरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बेसिकली होता है कि वाटर में से अगर हमने इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं, कोलाइडल सस्पेंशन, कोई भी सोल्यूशन है, उसमें से हमने जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव करनी है, तो हम एक कोएगुलेंट यूज़ करते हैं। कोएगुलेंट क्या, कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो सकता है, उसको हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं कोएगुलेशन। और अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो कोलाइड्स वाले लेक्चर में ये बहुत डिटेल से ये सारा कुछ बताया भी था, वहाँ से दोबारा भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिकली यही प्रोसेस होता है जो मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सस्पेंडेड और कोलाइडल पार्टिकल्स आर पीपीटीड, मतलब पीपीटीज उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। होती कैसे है, बाय कोएगुलेंट सच एज एल्यूमिनियम सल्फेट और एलम। यानी अगर हम हमारे पास एक कोएगुलेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट, या हम उसको एलम कह रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको ऐड करते हैं किसी भी सस्पेंशन में या कोलाइड में, पार्टिकल्स जो भी हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो उस कोएगुलेंट पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो प्योर प्योर जो है हमारे पास सॉल्वेंट कह लें, वाटर है, कुछ भी, वो हमारे पास आ जाएगा। लाइक यहाँ पे है K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O, ये हमने ऐड किया। साथ है हमारे पास 3 जो है मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम सल्फेट और 24 वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स वो सेपरेट आउट हो गए हैं। तो यहाँ अगर हम यही देख लें कि वाटर ही है हमारे पास, उसको भी हमने सेपरेट कर लिया है। साथ हमारे पास पोटाशियम सल्फेट जो है वो हो गया है सेपरेट आउट, और जो एल्यूमिनियम सल्फेट कोएगुलेंट था, जो भी था जो हमने यूज़ किया, उसको
भी जो है वो एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आ गया, ठीक है, हमारे पास। और बेसिकली जो है ये कोएगुलेंट जो भी हमने यूज़ किया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो गई जिसकी वजह से तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे जो भी, वो सारे के सारे जो थे उस पे एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनी है, ठीक है। और साथ हमारे पास कैल्शियम सल्फेट फॉर्मेशन हो गई। तो कोएगुलेंट जो है एल्यूमिनियम सल्फेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके रिजल्ट में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, बेसिकली ये कोएगुलेंट से ही आ रहा है, तो उसी को ऐसे कह देते हैं कि कोएगुलेंट पे ये एड्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली हो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनेगी उस पर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो जाएंगे। फेरिक साल्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज कोएगुलेंट्स। इसके अलावा एल्यूमिनियम सल्फेट के अलावा फेरिक साल्ट्स को भी हम कोएगुलेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट होता क्या है, अगर फेरिक साल्ट्स को यूज़ कर लें तो उसके साथ Fe2O3 की जो है इनसोल्यूबल इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। इनसोल्यूबल Fe2O3 साथ जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है इन द pH रेंज ऑफ 3 to 13, जिसकी pH रेंज क्या होती है 3 से 13। इट रिमूव्स मोर देन 80% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स। और ये मोर देन 80% जो है कोई भी सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं कोएगुलेशन से, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स इन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। वही ना, अगर हार्ड वाटर है उसमें से भी हमने रिमूव कराना है तो हम कैल्शियम मैग्नीशियम यूज़ कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम ये कोएगुलेंट्स जो हैं एज अ कोएगुलेंट्स इनको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, ये भी मेथड है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड इफेक्टिवली किल पैथोजेंस। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है एंड पैथोजेंस को किल करता है बहुत इफेक्टिवली। वो पैथोजेंस जो वाटर बॉर्न डिजीजेस, टाइफाइड, कोलरा काज करते हैं, उन पैथोजेंस को किल करता है। डिसइंफेक्टिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं हाइपोक्लोराइट HOCl यूज़ किया जाता है। ये किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है बाय पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, पास होके जो भी ये एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। HOCl इज जनरेटेड। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ये जो डिसइंफेक्टिंग एजेंट है जो अपना काम करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर वो वाटर में है, उसको प्योरीफाई करता है। तो करता कैसे, बनता कैसे है, इट इज़ जनरेटेड बाय डिजॉल्विंग क्लोरीन या सोडियम जो है इसको डिजॉल्व करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को इन वाटर, मतलब क्लोरीन को या सोडियम को और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास HOCl फॉर्मेशन हो गई है। डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, क्लोरीन से भी सिंपल में होती है और ये इनएक्सपेंसिव भी है, ठीक है। क्लोरीन सिंपल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स जो हैं या डिसइंफेक्शन के तौर पे हम कौन कौन से एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो HOCl यूज़ हो सकता है, Cl2 यूज़ हो सकता है, इसके अलावा ओजोन यूज़ होता है और ClO2। ये सारे डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स हैं, ये अपने याद रखने हैं, 4, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास HOCl रिएक्ट्स विद NH3 के साथ भी ये बाज समटाइम रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्लोरामाइंस जो हैं इसकी फॉर्मेशन होती है NH2Cl, NHCl2 और NCl3 बेसिकली। तो ये पावरफुल आई इरिटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी है इसका आप कह लें साइड इफ़ेक्ट। तो NH3 अमोनिया जो है अगर HOCl के 3 मोल से रिएक्ट करता है तो क्लोरामाइंस फॉर्मेशन हो रही है, साथ वाटर निकल जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलते हैं। अल्कलाइन pH कैन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस। अगर pH जो है बेसिक यानी ज़्यादा होगी 7 से तो वो क्लोरामाइन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकती है, ठीक है। बाकी अगर pH कम होगी तो उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और ये फिर हमारे लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है। फिनोल प्रेजेंट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक क्लोरीनेटेड फिनोल्स विद ऑफेंसिव ऑडोर एंड टेस्ट। इसी तरीके से फिनोल के साथ भी अगर रिएक्शन हो तो ये भी क्लोरीनेटेड जो है फिनोल प्रोड्यूस कर देती है, प्रोड्यूस कर सकती है जिसकी बहुत ऑफेंसिव ऑडोर और टेस्ट होता है और टॉक्सिक बता दिया है, तो फिर जाहिर बात है ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है CHCl3
is formed when HOCl reacts with dissolved organic matter humic acid in water. यानी ऑर्गेनिक मैटर वही ह्यूमस लाइक जो है हमारे पास, उस ऑर्गेनिक मैटर से जब वाटर में HOCl रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनता है। ये भी कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट रखता है और डेवलपमेंट इफेक्ट उस पर भी बैड इम्पैक्ट डालता है इन ह्यूमंस, स्पेशली ह्यूमंस में। रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर इंक्रीजेज बाय क्लोरीनेटेड वाटर। क्लोरीनेटेड वाटर वैसे भी पिया नहीं जाता बहुत, जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो, और ये रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर जो है वो भी इससे इंक्रीज होता है। Besides this, I already discussed that ozone and Cl2 is used as an alternative disinfecting agents, and the other two are HOCl and Cl2. नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट वे हमें यही नज़र आता है, डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज़, कमर्शियल इंडस्ट्रियल वेस्ट जितने भी हैं उनको डिस्पोज कर दें किसी भी जगह पे। इफ़ेक्ट्स ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सी एंड रिवर्स। अब किसी भी जगह पे इसको डिस्पोज करने से कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक अगर सी में, रिवर्स में करते हैं तो सी एंड रिवर्स यूज फॉर डंपिंग वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल डिस्चार्ज डैमेज मेरीन वाटर एंड काज हेल्थ हैजर्ड्स टू ह्यूमन बींग्स। तो सी रिवर्स को एज अ डिस्पोजल प्लेस यूज़ करना, ये हमारे लिए जो है, हमारे लिए भी और मेरीन लाइफ जो है, वाटर में जो भी लाइफ है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इट प्रूव हैजर्डस फॉर देम। ओके, तो ये इतना बेस्ट वे नहीं है। एंड लैंडफिल है सेकंड, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज करना है। लैंडफिल क्या है कि एक बहुत वाइड एरिया लिया जाए, ज़मीन में जैसे खोद दिया जाता है ना कुछ फीट, उसको डिग करें और उसमें रखें अपना जो भी डिस्पोजल है, वो वहाँ पे वेस्ट है वो वहाँ पे डिस्पोज कर दिया जाता है, उसके बाद उसको जो है ढक दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लैंडफिल का बताया। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ लैंडफिल। लैंडफिल क्या है? लार्ज होल, बहुत बड़ा जो है होल बना दिया गया है ग्राउंड में, या बेयर पीस ऑफ लैंड जो वैसे ही बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर होल क्रिएट करके वहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाना। ठीक है, व्हेन द लैंडफिल बिकम्स फुल विद वेस्ट इट इज़ कवर्ड बाय सोइल और क्ले। जब वो होल भर जाए फिर उसे सोइल या क्ले से ढांप देना, तो ये लैंडफिल हो जाता है। बट इसके भी हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स कह लें, डिमेरिट्स कह लें, जैसे एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स जस्ट लाइक दैट। लैंडफिल का भी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर डिस्पोज हो जो हुई हैं, कुछ जो हैं वो वहाँ पर डिस्पोज होने के बाद भी पोल्यूशन काज करती हैं। कैसे कि वो सही तरीके से गल सड़ नहीं पाती, जैसे प्लास्टिक मेजरली। ठीक है, तो होता क्या है कि लीचेट हमारे पास वाटर है, पोल्यूटेड वाटर आप कह लें, या वो वाटर जो बहुत तेज़ी से आए और अपने साथ ये सारे जो भी वेस्ट हैं उनको सब बहा के ले जाए, पोल्यूटेड सा हो जाए। तो लीचेट कंटेन्स माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स। जो भी हमारे पास जब वो लैंडफिल से ही अगर सपोज पास हो तो सारे कॉन्टेमिनेंट्स जो हैं वो वहाँ पे उसके साथ हो सकते हैं शामिल, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं इसमें लीचेट में, जैसे एसिटिक एसिड, टॉलिन, डाइक्लोरोमीथेन, फैटी एसिड्स, अदर हैवी मेटल्स जो कि लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, हैवी मेटल्स, और बहुत दफ़ा जो है वो हमारे ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स काज करते हैं। एंड सार्स ऑफ कॉमन इन ऑर्गेनिक आयंस जैसे कैल्शियम। ओके, इसके अलावा गैसेस हो सकती हैं जो हार्मफुल हैं, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन हो सकती है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये इसका होता है आप कह लें साइड इफ़ेक्ट, डिसएडवांटेज होते हैं। अब ड्यूरिंग इंसिनरेशन सॉलिड वेस्ट इज़ बर्न्ड एट 900। ये इंसिनरेशन जो है ये अब थर्ड है, ये हमने देख लिया पहला जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लैंडफिल जो है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इंसिनरेशन के मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट जो भी हमारे पास वेस्ट है उसको बर्न करते हैं अप टू 900 to 1000 तक, उसको इतने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। जो फिर जो सॉलिड वेस्ट होता है ना
उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर देती है। ज़ाहिर ही बात है, एक शॉपर है, पहले उसका वॉल्यूम है उसने पूरा जितना है वो कवर किया है। अगर आप प्लास्टिक के शॉपर को जो है वो हीट प्रोवाइड करें, उसको आप बर्न करने की कोशिश करें, तो वो जो है लेज़ का ही आप पैकेट ले लें तो वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, यूँ बिल्कुल छोटा सा कह लें हो जाता है। तो ये चीज़ जो सॉलिड वेस्ट को बर्न करना है, ये उसका वॉल्यूम 2/3 तक जो है वो रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है इंसिनरेशन। अब हम देख लेते हैं इंसिनरेशन प्रोसेस का एक क्लिप, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक प्लांट। अब इंसिनरेशन का प्रोसेस होता क्या है कि ये सबसे पहले वेस्ट जो है वो डिस्पोज कर दिया गया, रिफ्यूज़ बंकर में सारा वेस्ट आ गया, और ऊपर से जो है ये हमारे पास ओवरहेड ग्रैब क्रेन्स है जिसने ग्रैब किया वेस्ट को और यहाँ पे जो है उसको डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है डिस्पोज उसको जो वेस्ट आ रहा है उसको टेम्परेचर उसको सप्लाई किया गया, और यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है ये कोई भी ऑक्सिलरी फ्यूल यूज़ नहीं किया गया इसके लिए। यहाँ पे जितना भी फिर वेस्ट है उसको बर्न अप किया गया और वो यहाँ पे एगिटेट हुआ है। प्री हीटेड एयर भी यहाँ पे सप्लाई की जा रही है, और आलमोस्ट यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो फ्यूल गैस है ये नेक्स्ट जो है वो मूव की है बॉयलर में। बॉयलर में यहाँ पे जो भी मूव करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आई है। नेक्स्ट वो यहाँ पे कूल हुई है। कूल होने के बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और ये ड्राई लाइम रिएक्टर्स में से पास हुई है, जिसमें से इसने इस गैस में से सारी इम्प्योरिटीज़ जो है रिमूव कर दी हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, और फिर चिमनीज से होती हुई ये गैस एटमॉस्फेयर में चली गई है। बेसिकली ये इंसिनरेशन का प्रोसेस भी ये कह लें कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ तो फिर जो है वो वेस्ट जो है आना होता है, बट उनसे जो है वो थोड़ा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। वही डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल या फर्स्ट इंसिनरेटेड एंड देन डिस्पोज्ड, या पहले डिस्पोज करें लैंडफिल में या इंसिनरेशन कर लें, उसका कुछ बेनिफिट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या कुछ भी, और देन डिस्पोज कर दें। इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट। अब ये जो आपको अभी क्लिप दिखाई है उसी को हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो रोटरी किल्न जो भी हमारे पास वो थी उसमें हम उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है 650 to 1100, ठीक है। यहाँ तक 1000 वहाँ पे लिया गया, तो यहाँ पे इतना जो है ये रेंज है उसकी, ठीक है। ऐश इज़ कलेक्टेड, जो भी वहाँ पे था वो लिक्विड गैसेस वो सेकेंडरी चैम्बर में पास करवाए जाते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर 950 to 1300 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ठीक है। वहाँ से जो नेक्स्ट चैम्बर में गए थे वहाँ पे टेम्परेचर जो है 950 से 1300 था। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, थोड़ा बहुत उनमें आप यूँ कह लें कि पार्ट्स का ना डिफरेंस होता है। एक में हमने एक ही चैम्बर था, एक में 2 चैम्बर से, तो ये जो आपको क्लिप दिखाई गई थी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उस तरीके से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि प्राइमरी चैम्बर में इतना टेम्परेचर रखा है, फिर सेकेंडरी से पास करवाया और उसमें इतना टेम्परेचर था, ठीक है। हेयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं सारे, फिर उनको कूल किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कूलिंग चेम्बर से गुजारते हैं। जो हमारे पास पाइप्स थे शो हुए उसमें क्लिप में शो किए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो था उसको गैस को कूल किया जाता था 230, पहले देखें 1100 1300 तक टेम्परेचर गया है, ठीक है। बाद में उसको फिर कूल करके 230 तक ले आते हैं। फिर कूल्ड गैसेस पास थ्रू स्क्रबर एलिमिनेट्स पार्टिकुलेट्स एंड एसिड फॉर्मिंग कंपोनेंट्स। फिर वही ना वो स्क्रबर से गुजारते हैं, वही पार्ट से जहाँ पे सारे उसके जो हार्मफुल जो है उसमें चीज़ें वो एलिमिनेट कर देता है। फिर ऐश रेजिड्यूज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन। फिर वो जो कुछ जब हमारी फ्यूल गैस आगे गई थी तो उसमें जो डिपॉजिट जो एशेस थे वो वहाँ पे ही रह जाते हैं, फिर उसको लैंडफिल्स में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं।
ऑल द वॉल्यूम इज रिड्यूस इन इंसिनरेटेड इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस। वही ना, कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं होता क्लीन, वॉल्यूम इसमें कम होता है नो डाउट, लेकिन फिर भी ये क्लीन नहीं है एज इट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, क्योंकि चिमनी से होती हुई वो जो भी हमारे पास वो गैसेस थी वो एटमॉस्फेयर में ही जा रही थी, ठीक है। ये अलग बात है कि वहाँ पे हमने कुछ वो रखे थे हमारे पास जो वहाँ से डस्ट रिमूव कर रहे थे, जो मैंने बोला, लेकिन फिर भी वो वो एयर या वो फ्यूल गैस बिल्कुल फ्री ऑफ पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है। और फिर टॉक्सिक है सच एज कार्सिनोजेनिक डाइऑक्सिन्स ये प्रोड्यूस करती है। स्मोक स्टैक्स एमिट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच लेड टू एसिड रेन। फिर जब स्मोक है तो वो ये सारे ऑक्साइड्स एलिमिनेट करता है जो एसिड रेन का काज बनते हैं। हैवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये इंसिनरेटर, सॉलिड वेस्ट में, लीचेट में एक्सेट्रा। अब हमारे पास जो बेस्ट वे होता है कि हमने देख लिया कि वाटर पोल्यूशन को यूँ कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यूँ कर सकते हैं, लेकिन हमने साथ ये भी देखा कि उसमें से भी हमारे पास जो है वो आते हैं डिसएडवांटेज आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज होती थी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब 4R है, 4R स्ट्रेटजीज है जिसमें रिकवर भी आ जाता है। रिड्यूस हमें पता है नाम से, कम करना, कम कर दो यूज़ जो चीज़ आपको ख़राब कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को। रीयूज़, जो चीज़ एक दफ़ा यूज़ कर ली है उसको बार बार यूज़ कर लो जिससे पोल्यूशन कम हो सके। कोई भी ऐसी चीज़ जो दोबारा यूज़ की जा सकती हो। रिसाइकल, जो यूज़ नहीं की जा सकती उसको दोबारा से रिसाइकल कर लो। अब रिकवर और रिसाइकल सेम नहीं है। रिसाइकल मैंने कहा उसे दोबारा रिसाइकल कर लो। रिकवर, अगर वो चीज़ रिसाइकल भी नहीं हो सकती, ठीक है, अगर वो चीज़ रिसाइकल भी नहीं हो सकती तो उसको रिकवर कर लो। लाइक उसमें से कुछ जो है कोई हमारे पास मटेरियल है वो किसी ना किसी केमिकल का बना है, उसमें से वो केमिकल ले लो, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करो, उस केमिकल्स को रिकवर कर लो, ठीक है। वो बाद में हमें कुछ किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी हार्मफुल केमिकल मेटल्स उसमें हैं वो फिर इन्वायरमेंट में जाके पोल्यूशन भी नहीं काज करेंगे। तो बेसिक इसका पर्पस यही है, रिड्यूस, कम कर दो, कम नहीं कर सकते उसको दोबारा से रीयूज़ कर दो, रीयूज़ नहीं हो सकती तो रिसाइकल कर दो, रिसाइकल भी नहीं हो सकती तो रिकवर करो। अब हमारे पास है वही रिड्यूस। सबसे पहले है रिसाइकलिंग टू प्रोसेस टू बी यूज्ड अगेन, कंजर्व सोर्सेज। ये रिसाइकलिंग जो है हमारे सोर्सेज बहुत बचाती है भाई, रॉ मटेरियल, एनर्जी, इन सब को सेव रखती है, मतलब कम मटेरियल है, कम एनर्जी यूज़ करना। ये पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादातर जो है मटेरियल जो रिसाइकल होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला ये है कि हमारे रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व रखती है। जैसे अगर कोई मटेरियल या एनर्जी हमारी लगनी है, रॉ मटेरियल हमने अगर नई सिरे से चीज़ बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा सारी बात है मटेरियल लगेगा। आटा गूंदना है, कोई भी चीज़, तो जितना लग रहा है मटेरियल उतना ही लगेगा, एनर्जी भी उतनी लगेगी। अब एक पहले से बनी हुई चीज़ को हटा के या खुद ये कह लो कि पहले से गूंदे हुए आटे को वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा अच्छी शेप में बनाना है, उसमें थोड़ा कम एनर्जी, कम टाइम, कम मटेरियल लगेगा। ये मैंने आटे की एग्जांपल यूँ ही दी है, ये यहाँ पे वैसे होती नहीं है। तो कोई भी चीज़ के लिए आप ले लें तो वो फिर हमारा ज़ाहरी बात है कम मटेरियल कम एनर्जी लगेगी, तो ये बात यहाँ आ जाती है। और पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम ये मटेरियल्स हैं ऐसे जो रिसाइकल मोस्टली होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट आइटम विच इज़ रिसाइकल्ड इज़ न्यूज़पेपर। ये याद रखना है। न्यूज़पेपर आपको पता है हमारे जो घर वाले ही हैं, कह लें फैमिली में, पहले, अब तो अवेयरनेस हो गई है, पहले तो टिफ़न्स बच्चों को लंच बॉक्स दिए जाते थे तो न्यूज़पेपर ही जो है वो फाड़ दिया, रख दिया, ऊपर रख दिया खाना और दे दिया। तो न्यूज़पेपर जो है वो रिसाइकल होने वाली, सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाला आइटम है। एंड इन इट्स रिसाइकलिंग प्रोसेस द रिलीज ऑफ लेस क्लोरीन और अदर ब्लीचिंग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उसकी रिसाइकलिंग में क्लोरीन और ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो लेस उनकी रिलीज़ होती हैं, वो ज़्यादा मतलब उनकी क्वांटिटी नहीं होती रिलीज, टू इम्प्रूव वाइटनेस। और अगर हमने
न्यूज़पेपर की जो रिसाइकल किया हुआ न्यूज़पेपर उसकी वाइटनेस बढ़ानी है। अब ज़ाहिरी बात है ये चीज़ तो ज़रूर होनी है। एक चीज़ आपने रिसाइकल की है वो पहले जैसे बिल्कुल न्यू चीज़ के बने हुए के साथ कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ तो आना ही है ना डिफरेंस। रिसाइकल की हुई चीज़ में ज़ाहिरी बात है आएगा, तो उसकी वाइटनेस कम हो जाती है। तो जब रिसाइकल न्यूज़पेपर की वाइटनेस को इम्प्रूव करना है तो इसको ब्लेंडेड हम थोड़ा सा कर देते हैं विद वर्जिन न्यूज़पेपर। वर्जिन मतलब जो न्यू हो न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके साथ ब्लेंड कर देना है और समटाइम्स ट्रीटेड विद पेरोक्साइड और बाज़ दफ़ा फिर पेरोक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड्स के साथ भी ट्रीट कर दिया जाता है। In recycling process, fibers of newspaper become shorter or recycled far 5 times. जो न्यूज़पेपर के फाइबर्स हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है कि न्यूज़पेपर को 5 दफ़ा रिसाइकल किया जा सकता है, इसके बाद नहीं। The recycling of plastics is done by reprocessing, depolymerization और transformation। ये मेथड्स हैं जिनसे रिसाइकलिंग हो सकती है प्लास्टिक की। इसके अलावा पॉलीथाइलिन टेरिफ्थेलेट कैन बी थर्मली डिपोलिमराइज्ड हो सकता है केमिकल, ये आपने रखना है याद। एंड क्रैकिंग ऑफ पॉलीइथाइलिन एट हाई टेम्परेचर गिव्स मोनोमर्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स। और अगर पॉलीइथाइलिन है उसकी क्रैकिंग कर रहे हैं, ये क्रैकिंग हमने पढ़ी है ना, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, तो हाई टेम्परेचर पे वो मोनोमर्स प्रोड्यूस करती है जो कि फिर लुब्रिकेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। ये थी हमारे पास रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर 4R स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द पोल्यूशन या फॉर द प्रिवेंशन टू वही ना, कंट्रोल द पोल्यूशन, यही ये बात आ जाएगी। So this is all about your सेकेंड लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो गया है। आप इसका जो लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर है, इन दोनों लेक्चर्स को अगर आप कंप्लीटली सुन लेंगे, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं की पॉइंट्स तो वो आप बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप मेमोराइज़ करना चाहते हैं लेक्चर ध्यान से सुन लें, समझ लें, तो इंशाल्लाह आपका ये जो है वो हो जाएगा। और इसको सुन के आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे मज़ीद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इनफ होगा, ठीक है। तो अगर लेक्चर में आपको कुछ जो है क्वेश्चंस क्वेरीज हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।